ओके, तो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं, प्लाज्मा के जो कंटेंट होता है 7 to 8% प्रोटीन, वो हमने पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगी 1 to 2% जो होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, या इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसमें जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हैं सोडियम और क्लोराइड्स। ठीक है, ये मेजर कैटायंस और एनायंस हैं। इनके अलावा जो कैटायंस होते हैं वो हैं पोटेशियम, फॉस्फोरस, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, आयरन। ठीक, तो ये कैटायंस है। अदर जो स्मॉल पोर्शन में होते हैं, और एनायंस में जो हैं बाइकार्बोनेट्स। ओके, सो ये जो है हमारे कैटायंस और एनायंस है। आई थिंक ओके, फॉस्फेट जो है वो आएगा हमारा एनायंस में। ठीक है, तो इनके ऊपर जो चार्ज है वो रहता है माइनस, और ये कैटायंस है जिनके ऊपर रहता है चार्ज प्लस। ठीक, ओके, सो जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं, इनका भी मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है। क्या होता है कि जो सोडियम और क्लोराइड्स हैं वो मेजर हेल्प करते हैं हमारे बॉडी में पानी के रिटेन होने में, रिस्टोर होने में। सोडियम लेवल जितना अच्छा मेंटेन होगा उतना वाटर लेवल बैलेंस रहेगा। जहाँ पे सोडियम का बैलेंस कम हुआ बॉडी में से, उस केस में क्या होता है, बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस हो गए, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाता है टिश्यूज़ में। ठीक है, क्या होता है, सपोज किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई और बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा है, सब वॉमिटिंग हो रही है, तो क्या होता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो पर्सन है उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, बहुत ज़्यादा जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं उनका लॉस होता है। और उनके लॉस होने के कारण क्या होता है कि वाटर भी लॉस होने लगता है हमारी सेल्स में से। क्यों? क्योंकि हमें ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रखना ज़रूरी है, और इसलिए सेल्स में से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है वो ब्लड वॉल्यूम को बनाने में जाने लगता है, और इस प्रकार हमें जो है डिहाइड्रेशन जो है टिश्यूज़ में वाटर की कमी होने लगती है, जिसको डिहाइड्रेशन कहा जाता है। उसी प्रकार यदि सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड में यदि होता है तो वो कॉज करता है वाटर को रिटेन करने में, और उसकी वजह से जो है वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन हो जाता है टिश्यूज़ में, और उसकी वजह से स्वेलिंग कॉज करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स या और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का जो है ये रोल है हमारे ब्लड में कि ये होम्योस्टेसिस जो है, इसको हम कहते हैं, इस बैलेंस को कहते हैं होम्योस्टेसिस। और इसमें जो है किडनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। किडनी इस जो होम्योस्टेसिस है इसको बना के रखती है। ये सोडियम और क्लोराइड के एक्सक्रीशन को जो है इसमें हेल्प करती है। यदि ज़्यादा सोडियम बॉडी में हो गया तो वो किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है हमारे ब्लड के कंपोजिशन को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है 1% जो है, रेस्ट ऑफ द 1% मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मटेरियल होते हैं, जैसे कि गैसेस। ठीक है, गैसेस, तो गैसेस जो है गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड में, इसलिए इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जो है वो घुली रहती हैं। दूसरा जो है वो है रेगुलेटरी सब्सटेंसेस। रेगुलेटरी सब्सटेंसेस क्या होते हैं? रेगुलेशन जो करते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि हार्मोन्स, जैसे कि एंजाइम्स, जैसे कि विटामिन्स। तो ये हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन्स जो हैं वो ब्लड के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। उसके बाद हुआ फूड। ठीक है, तो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो ब्लड में आता है। तो फूड जो है 1% फूड कंटेन करता है ब्लड। उसमें क्या क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है, नॉर्मल जो
आफ्टर 12 आवर्स ऑफ मील जो नॉर्मल अमाउंट रहता है ब्लड में ग्लूकोज का वो होता है 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल लेवल है। यदि 180 मिलीग्राम से ज़्यादा ब्लड में शुगर होती है तो वो यूरिन में एक्सक्रीट होने लगती है और उसको कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। यदि इंक्रीज ग्लूकोज हो जाए ब्लड में तो उसको कहते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो ये हुआ ग्लूकोज। उसके अलावा जो है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लिवर में फॉर्म होता है कोलेस्ट्रॉल, और इट फॉर्म्ड इनटू द लिवर। और लिवर से जो है कुछ फूड में भी कोलेस्ट्रॉल रहता है जैसे कि एग में, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब कोलेस्ट्रॉल इज डेंजरस फॉर अस, बट ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे सिंथेसिस में काम आता है। पहली तो जब आपने सेल्स पढ़ी होंगी तो सेल्स में जो आपने सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें लिपिड लेयर पड़ी होगी। तो सेल की जो लिपिड लेयर होती है मेम्ब्रेन की वो कोलेस्ट्रॉल से फॉर्म होती है। दूसरा विटामिन डी, ठीक है, जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। और कुछ स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स जो हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं वो भी जो है कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो आप सोचिए कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में कि वो इतनी सारी चीज़ें जो है वो बना रहा है। लेकिन फॉल्टी डाइट्स के कारण जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है तो क्या होता है कि यदि बहुत ज़्यादा फैट लेने से जो है वो बाद में कोलेस्ट्रॉल फॉर्म करती हैं, तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने के कारण जो हमारी आर्टरीज रहती हैं उनकी वॉल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है और उनको ब्लॉक करने लगता है। तो उस ब्लॉकेज के कारण जो है, जैसे कि ये ल्यूमेन है आर्टरी की, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे 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 ये जमा होने लगता है। फिर किसी स्थान पे बहुत ज़्यादा जमा होने के साथ साथ दूसरी डिफरेंट सेल्स भी जमा होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और इसके ब्लॉकेज के कारण उस पर्टिकुलर ऑर्गन में जिसकी आर्टरी ब्लॉक हुई है आर्टीरियल सप्लाई या ब्लड सप्लाई लेस हो जाती है या बंद हो जाती है और उसके कारण वो ऑर्गन, वो टिश्यू जो है वो डेथ में जा सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अब इसका जो नॉर्मल लेवल है वो है 50 to 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, यदि इससे ज़्यादा जो है इसकी क्वांटिटी होती है कोलेस्ट्रॉल की तो ये हमारी ब्लड वेसल्स को हार्म कर सकता है। तो दीज आर द थिंग। ठीक है, आई थिंक वी हैव डन विद एंटीकोएगुलेंट। अगला जो मेजर जो है इम्पॉर्टेंट वो है एंटीकोएगुलेंट। अब क्या हुआ कि हमने भाई ये तो कर दिया कि हमारी ब्लड जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क मैंने आपको बताया था कि यदि कट हो जाए कोई ऑर्गन या टिश्यू या हमारे स्किन पे कट हो जाए तो ब्लड में क्लॉट हो जाता है। तो वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो मैकेनिज्म है, लेकिन क्या कहीं पे क्लॉट नहीं बनने के लिए भी मैकेनिज्म है? तो यस, ब्लड में एंटीकोएगुलेंट जो है हमेशा रहते हैं और उन एंटीकोएगुलेंट को हम कहते हैं हेपेरिन। इसको एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहा जाता है। हेपेरिन यदि आपको पता हो तो जो है जॉक में पाया जाता है। उसका काम जो होता है वो ब्लड सक करता है। किस तरह सक करता है? क्योंकि उसमें हेपेरिन पाया जाता है। हेपेरिन, और वो हेपेरिन के कारण क्या होता है, कंटिन्यू चिपक जाता है स्किन पे और वो सिक्रीट करता रहता है एंटीकोएगुलेंट, जिसके कारण ब्लड क्लॉट नहीं होता और उसको कंटिन्यू ब्लड की सप्लाई मिलती रहती है। तो दैट इज अ एंटीकोएगुलेंट, जिसके कारण ब्लड का क्लॉट नहीं बनता, वो हमारे ब्लड में भी मौजूद रहता है और क्लॉट नहीं बनने देता। तो हेपेरिन इज अ एंटी थ्रोम्बोप्लास्टिन और एंटीकोएगुलेंट। अगला जो है वो है एंटीबॉडीज।
ठीक है, तो 1% में जो है एंटीबॉडीज, तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है उसका रोल, फाइटिंग करने का रोल होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाते हैं एंटीबॉडीज। तो 1% में एंटीबॉडीज भी जो है वो आती हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। Okay, I think we have done with all the blood composition, plasma composition, inorganic plasma protein, inorganic salts, electrolytes, then in 1% gases, regulatory substances, food material, cholesterol, anticoagulant and antibodies, ठीक है। तो these are the composition of plasma, ठीक है। प्लाज्मा में जो मैंने आपको बताया कि 7 to 8% प्रोटीन है, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, 1% जो है अदर सब्सटेंसेस जैसे कि गैसेस, रेगुलेटरी सब्सटेंस, फूड, कोलेस्ट्रॉल, एंटीकोएगुलेंट, एंटीबॉडीज, ठीक है। Okay, one more thing is very important which I did not mention is वेस्ट मटेरियल, ठीक है, वेस्ट मटेरियल। अब वेस्ट मटेरियल क्या होता है, ठीक है, हमारा ब्लड मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है, एक तो फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के, दूसरा वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो हमारी बॉडी में किस किस फॉर्म में होता है, एक तो यूरिया, एक यूरिक एसिड, एक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। तो ये जो है हमारे जब मेटाबॉलिज्म होती है तो ये प्रोडक्ट जो है उसमें बनते हैं और ये हमारी बॉडी में जब काम नहीं रहता तो उसे निकाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल को थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम, थ्रू द किडनीज और थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो चीज़ें काम की नहीं है उसे हम निकाल देते हैं बाहर, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया वेस्ट मटेरियल फॉर्म करते हैं। जब बॉडी में यूरिया का या यूरिक एसिड का परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसको यूरेमिया कहते हैं, और यदि यूरेमिया बहुत ज़्यादा कांस्टेंट टाइम तक हो तो वो जो है हमारी बॉडी में जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकता है। और गाउट जो एक प्रॉब्लम होती है जॉइंट्स में, जिसका यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो है जॉइंट्स में उसका डिपॉजिट होने लगता है यूरिक एसिड का, यूरिया का, और वहाँ पे वो जॉइंट्स को अफेक्ट करने लगता है। तो जब यदि ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाए, किसी कारणवश एक्सक्रीट नहीं हो पाए, जैसे कि किडनी प्रॉब्लम में जब जो है किडनी फेलियर हो गया है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो इन दैट केस क्या होता है कि जो यूरिया या यूरिक एसिड है वो बाहर नहीं निकल पाता और उसकी मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं यूरेमिया। जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं यूरेमिया, और यूरेमिया जो है फर्दर प्रॉब्लम कॉज करता है जॉइंट्स को, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड का प्लाज्मा कंपोजिशन। नाउ जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सेल्स में आरबीसीज का जो है क्या स्ट्रक्चर रहता है और क्या फॉर्मेशन रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं ब्लड पढ़ रहे हैं, ब्लड का कंपोजिशन हमने पढ़ा था, प्लाज्मा देखा आपने, प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे सेल्स, ठीक है, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं और उन्हें जो है उनका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स क्या है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल्स आती हैं, WBC, RBC एंड प्लेटलेट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट जो बॉडी की सेल है, ठीक है, उससे पढ़ेंगे हम, उसे कहते हैं RBC या रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ब्लड में, ठीक है। इन बाकी जो दो सेल्स हैं उनकी बजाय इरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में एबंडेंटली पाई जाती है ब्लड में। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एबंडेंट होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, ठीक। देन
ये जो होती हैं, अच्छा हमारे जो मैमल्स रहते हैं, मैमल्स में जो आरबीसी का शेप रहता है वो रहता है बाई कॉन्केव, और जो अदर वर्टिब्रेट्स में रहता है उसमें जो रहता है वो बाई कॉन्वेक्स रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेरिफेरल पे, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पेरीफेरी रहती है मैमल्स की आरबीसीज में थिक रहती है, और जो सेंटर रहता है वो होता है थिन। अब इसमें जो है वो डिस्क शेप होती है मैमल्स में, मतलब ह्यूमन में और दूसरे मैमल्स में जो आरबीसीज पाई जाती हैं वो डिस्क शेप होती हैं, डिस्क शेप, और बाइकॉन्केव होती हैं। इसकी मार्जिन थिक होती है और जो सेंटर पार्ट होता है वो थिन होता है। ठीक है, ये जो आरबीसीज रहती है हमारी, उसकी जो मेम्ब्रेन रहती है वेरी इलास्टिक होती है। तो मैमेलियन जो मेम्ब्रेन रहती है उसकी बहुत ही इलास्टिक मेम्ब्रेन रहती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन होने की वजह से क्या होता है कि ये जो है इसको इलास्टिसिटी देती है, ये आरबीसीज को इलास्टिसिटी प्रदान करती है, और बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी होने के कारण जो हमारी आरबीसीज होती हैं, मैमेलियन आरबीसीज होती है, वो स्क्वीज कर सकती है, मतलब वो और भी ज़्यादा जो है वो सिकुड़ सकती हैं। और क्या होता है कि जो हमारी कैपिलरीज होती हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, तो हमारी जो आरबीसीज रहती हैं वो कैपिलरी के हिसाब से स्क्वीज हो जाती है, और स्क्वीज होने के कारण जो है उसकी मेम्ब्रेन भी थिन हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है, और उसके कारण जो हमारा ऑक्सीजन ट्रांसफ़र है वो बहुत अच्छे से हो पाता है, और रेस्पिरेशन के लिए ये बहुत अच्छा जो है ये फीचर है हमारी आरबीसी का। वहीं दूसरे मैमेलियन जो रहते हैं उनकी जो आरबीसी होती है वो जो है स्फीयर शेप, ओवल शेप की होती है, और अदर वर्टिब्रेट्स की, और ओवल शेप होने के बाद उनकी बाइकॉन्वेक्स रहती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैमल्स में आरबीसी पाई जाती है उसमें कोई भी जो है न्यूक्लियस नहीं होता, गोल्जी एपैरेटस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, सेंट्रियोल नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो ये जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक नॉर्मल सेल में वो हमारी आरबीसी में नहीं होता। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या सेंट्रियोल, अब कैसे हो सकता है कि भाई सेल्स में ये नहीं हो? क्या होता है कि जब इरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट होता है, मतलब जब इरिथ्रोसाइट बनती है हमारी बोन मैरोज में, तो क्या होता है कि जब वो प्रीवियस स्टेजेस पे रहती हैं, क्या होता है कि धीरे धीरे जो है एक सेल जो है वो डिवाइड होना चालू करी, फिर उसने एक प्राइमरी सेल बनाई, फिर वो प्राइमरी सेल में कुछ मॉडिफिकेशन हुए और वो फिर जाके फाइनल जो है वो प्रोडक्ट बनी। तो क्या होता है कि जो प्रीवियस सेल्स होती हैं, प्रायर सेल जिसको कि इरिथ्रोसाइट कहा, रेटिकुलोसाइट कहा जाता है, उनमें जो है ये फीचर्स मौजूद रहते हैं। उनमें गोल्जी एपैरेटस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेंट्रियोल्स ये रहते हैं। लेकिन जब वो मॉडिफाइड होके मैच्योर आरबीसी बनते हैं, इरिथ्रोसाइट बनती है, तब उसमें ये सारे ऑर्गन्स डिसअपियर हो जाते हैं। अब इस फंक्शन, इस जो फीचर है इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या होता है कि समझिए जब बाकी सारे ऑर्गन सेल में नहीं हैं तो क्या होगा, उसमें स्पेस ज़्यादा होगी। जब स्पेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है एक पिगमेंट है, एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन का जो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, हीमोग्लोबिन जो है उसमें जो हीम पार्ट रहता है, फेरस आयरन पार्ट रहता है, उससे ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाइंड हो जाते हैं। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं
और जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ये आरबीसी का एक पिगमेंट होता है जिसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये हीमोग्लोबिन जो है दो इससे बना रहता है, दो पार्ट से, एक तो हीम पार्ट होता है और एक ग्लोबिन पार्ट होता है। तो जो हीम पार्ट रहता है वो आयरन की पोरफायरिंग रिंग बोलते हैं उसे, वो पोरफायरिंग रिंग रहती है, ठीक है। और ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो हीम पार्ट रहता है उसमें जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे गैसेस के एक्सचेंज में बहुत हेल्प करता है, इसलिए जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो हमारी आरबीसीज में होती है, वो हमारे ब्लड में आरबीसीज में होती हैं, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन कि भाई जितना स्पेस होगा उतना हीमोग्लोबिन जो है वहाँ पे रह सकेगा, जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ज़्यादा वो बाइंड करेगा किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। हमारे जो बॉडी में आरबीसी रहती हैं, एक आरबीसी में जो है 280 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एक आरबीसी में मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। यदि एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो एक आरबीसी में कितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे, 280 इंटू 4 इज इक्वल टू 1120 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कैन यू इमेजिन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक आरबीसी में जो है 1120 मिलियन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के बाइंड हो सकते हैं, रह सकते हैं और उसके द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन एक आरबीसीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि हीम और ग्लोबिन से बनता है। हीम पार्ट आयरन होता है, ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन होता है, ठीक है। अब जो है आरबीसीज जो है वो उसका कैसा अपीयरेंस होता है, तो यदि हम सिंगल आरबीसी को यदि देखें, सिंगल रेड ब्लड सेल्स को देखें तो वो येलो कलर की दिखती है। येलो कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि उसमें पिगमेंट जो होते हैं उसके कारण जो है वो आरबीसी जो है उसमें बिलीरुबिन पिगमेंट रहता है और उसके कारण वो येलो कलर की दिखती हैं सिंगल आरबीसी। लेकिन जब बहुत सारी आरबीसी बल्क में रहती हैं तो वो रेड कलर देती हैं, रेड कलर का लुक देती हैं और वही जो है रेड कलर, ब्राइट रेड कलर ब्लड को प्रदान करती हैं। वो बहुत ज़्यादा जब मात्रा में रहती हैं तो वो रेड कलर ब्लड को प्रदान करती हैं, ठीक है। तो आरबीसी सिंगल में येलो कलर, बल्क में रेड कलर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। देन बाइकॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कोई ये ऑर्गेन्स नहीं रहते, मेम्ब्रेन इलास्टिक रहती है, ठीक है। पेरीफेरी से थिक और सेंटर से थिन रहती है, उसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी रहती है, ठीक है। ओके, तो अभी और क्या क्या फीचर्स हैं आरबीसीज के। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत एबंडेंट रहती हैं, तो इसकी जो मात्रा रहती है वो रहती है 4.5 to 5 पर क्यूबिक mm, मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड, ठीक है। मतलब एक जो इसको नापने की एक यूनिट आती है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे इसका तो आपको समझ में आएगा कि ये हम यूनिट कैसे लगाते हैं पर क्यूबिक mm। लेकिन एक क्यूब में जो हम जिसमें माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसमें 4.5 to 5 मिलियन जो है वो हमारी आरबीसीज जो है वो दिखती हैं, ठीक है। तो वो इसकी कितनी क्वांटिटी रहती है आरबीसीज की हमारी बॉडी में, 4.5 to 5 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। इसकी जो थिकनेस रहती है यहाँ की मार्जिन्स की, वो रहती है 7 to 5 माइक्रोमीटर, ओके, 7 to 5 माइक्रोमीटर। I'm sorry, what I'm ओके, इसकी जो थिकनेस रहती है वो रहती है 7 to 8 माइक्रोमीटर, ठीक है। ओके,
ये जो थिकनेस बता रहे हैं दिस इज 7 to 8 माइक्रोमीटर। ओके, सो ये हो गया अपीयरेंस हो गया, ठीक है, और इलास्टिसिटी हो गई, हीमोग्लोबिन हो गया। अच्छा, अब जो आरबीसीज रहती हैं उसमें भी जो लिक्विड रहता है, जो सेल्स का फ्लूइड रहता है, उसमें भी कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हमने प्लाज्मा में पढ़े थे उसमें से कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं वो आरबीसीज में भी पाए जाते हैं, उसमें भी मिलते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो ये हमने पढ़ा इरिथ्रोसाइट या आरबीसीज जो है उसके क्या क्या फीचर्स रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है, फॉर्मेशन जो है, प्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो क्या होता है कि इरिथ्रोसाइट्स जो हैं एक फीटस में, जो एक बेबी इन वॉर्म रहता है, बच्चा रहता है जो माँ के वॉर्म में, मदर्स के वॉर्म में, फीटस जिसे कहते हैं, उनमें जो है इसका फॉर्मेशन जो है, आरबीसीज का प्रोडक्शन जो है वो लिवर और स्प्लीन में होता है, फीटस में लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। इट कैन बी अ क्वेश्चन इन एमसीक्यू फॉर्म, ठीक है, कि एक फीटस में कहाँ पे प्रोडक्शन होता है आरबीसीज का, तो लिवर एंड स्प्लीन इज द आंसर। जबकि एक एडल्ट पर्सन में जो आरबीसी प्रोडक्शन होता है वो होता है बोन मेरो में, ठीक है। ओके ओके, तो किडनी से जो है हमारे एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन, तो ये जो इरिथ्रोपोएटिन है ये इरिथ्रोपोएसिस मतलब कि आरबीसीज के प्रोडक्शन में ये हार्मोन जो है वो काम करता है, ये हेल्प करता है, ये उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो किडनी जो है ये सिक्रीट करेगी इरिथ्रोपोएटिन और ये बोलेगा जाके बोन मैरो कि भाई आरबीसीज को बनाइए। कभी कभी क्या होता है कि अचानक ब्लड लॉस होता है बॉडी में और उसकी वजह से आरबीसीज तुरंत शॉर्टेज आने लगती है, तो उस केस में भी क्या होता है कि किडनी तुरंत इरिथ्रोपोएटिन को सिक्रीट करती है और बोन मेरो है जल्दी जल्दी फॉर्मेशन करना चालू कर देता है, ठीक है। और इसके अलावा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड ये भी इरिथ्रोपोएसिस मतलब कि प्रोडक्शन या इरिथ्रोपोएसिस जो आरबीसीज का ठीक है, इरिथ्रोपोएसिस। तो जो आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस में इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है, किडनी वो हेल्प करता है और वो जाके जो है बोन मैरो को सिग्नल्स देता है कि भाई आप आरबीसीज का फॉर्मेशन करें। आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का भी मेजर रोल होता है और उनका होना जरूरी है। उसके अलावा प्रॉपर आयरन और प्रोटीन भी जो है हमें हमारी बॉडी में इनफ प्रोटीन और आयरन भी होना चाहिए, क्योंकि वो आयरन और प्रोटीन जो है वो किसको बनाने में हेल्प करेंगे, हीमोग्लोबिन को। तो इस प्रकार इरिथ्रोपोएसिस में इरिथ्रोपोएटिन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन, इन चीज़ों का बहुत मेजर रोल है और किसी भी कारणवश यदि इनकी कमी होती है तो इरिथ्रोपोएसिस में भी कमी आने लगती है और आरबीसीज का काउंट कम होने लगता है। यदि आरबीसीज का काउंट कम हो जाए तो उसको कहते हैं इरिथ्रोसाइटोपीनिया, ठीक है, पीनिया मतलब कमी, डेफिशिएंसी। तो इरिथ्रोसाइटोपीनिया, यदि किसी कारणवश इरिथ्रोसाइट्स कम है, काउंट उनका कम है ब्लड में, तो उसको कहेंगे इरिथ्रोसाइटोपीनिया। यदि काउंट ज्यादा है तो उसको कहेंगे पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। अभी जो हीमोग्लोबिन रहता है हमारा,
ठीक है। हीमोग्लोबिन जो हमारा रहता है वो उसका परसेंटेज जो है 12 to 16 ग्राम परसेंटेज रहता है, मतलब कि 100 ml में 12 to 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन रहता है। तो हीमोग्लोबिन यदि किसी कारणवश कम है, कम बन रहा है, तो वो भी यही बताएगा कि जो है हमें अनीमिया हो गया है। तो किसी कारणवश यदि इरिथ्रोसाइटोपिनिया होता है या हीमोग्लोबिन कम होता है तो उन दोनों कंडीशन को कहा जाता है अनीमिया या खून की कमी, ठीक है। यदि अनीमिक यदि पेशेंट होता है तो उसमें ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो अफेक्ट करता है और पेशेंट बहुत थकान महसूस करता है और डिजीनेस महसूस करता है, चक्कर जो है उसको वर्टाइगो फीलिंग आती है, चक्कर आते हैं, वीक फील करता है। तो अनीमिया जो है किसी भी कारण से हो सकता है, यदि इरिथ्रोपोएटिन की कमी है, विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी है, आयरन या प्रोटीन की कमी है, तो ये जो है अनीमिया कॉज करती हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लो लेवल और इरिथ्रोसाइट का लो लेवल ये दोनों ही कंडीशंस एनीमिया कॉज करती हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट RBCs, ओके ओके। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मैमल्स की RBCs रहती हैं, मैमल्स की RBCs उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, या यूँ कहें कि न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है इन द वे ऑफ फॉर्मेशन, इन द वे ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होता है, इसलिए जो मैमल्स RBCs रहती हैं उनको कहा जाता है डीन्यूक्लिएटेड सेल, ठीक है, डीन्यूक्लिएटेड सेल्स, ओके। सो दिस इज द थिंग, ओके। एक और बात आपको मैंने बताई कि जो इसकी इलास्टिसिटी है RBC की, ये बहुत ज़्यादा है। तो इस इलास्टिसिटी का हमें क्या फ़ायदा बताया था मैंने आपको कि जो कैपिलरीज में वो स्क्वीज हो जाती हैं। अब एक कंडीशन रहती है सिकल सेल अनीमिया। तो ये जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है मतलब कि ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, ये पेरेंट्स से जो बच्चों में आता है सिकल सेल अनीमिया। तो सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि ये इलास्टिसिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है, सिकल सेल अनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलास्टिसिटी होती है RBCs की सेल मेम्ब्रेन की वो लॉस्ट हो जाती है और ये अपने हिसाब से अपने शेप को नहीं कर पाती है एकोमोडेट, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो RBC रहती हैं उनका जब ब्लड की कमी होती है तो उनका सेल कैसा हो जाता है, हंसिए की तरह, और हंसिए को इंग्लिश में कहते हैं सिकल। तो इसलिए इस अनीमिया को कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है और तो ये जो है सिकल शेप में आ जाती हैं RBCs, और बहुत जो स्मॉल कैपिलरीज हैं जो कि उसकी जगह के हिसाब से वो एकोमोडेट नहीं हो पाती, अडेप्ट नहीं हो पाती इस शेप के कारण, तो वो क्या करती हैं, कैपिलरीज को ब्लॉक करने लगती हैं और वो सीवियर जो है इस्चीमिया कॉज कर सकती हैं। इस्चीमिया मतलब कि खून की कमी, ठीक है, खून की कमी इन द टिश्यू। यदि टिश्यू में किसी कारण में सप्लाई नहीं हुआ ब्लड और उसमें जो है सेल डेथ होने लगी, उसको कहते हैं इस्चीमिया, ठीक है। तो सिकल सेल अनीमिया जो है कैपिलरी को ब्लॉक कर देता है और दूसरा उसकी कैपेसिटी जो होती है ऑक्सीजन से बाइंड होने की वो भी कम हो जाती है इस बीमारी के कारण। तो ये इलास्टिसिटी का भी मेजर रोल है हमारी बॉडी में। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फेट ऑफ RBC, ठीक। ओके, नाउ वी विल गो टू द फेट ऑफ RBCs, या उसका अंत कैसे होता है। RBCs का अंत मतलब कैसा होता है कि हर सेल के एक लाइफ स्पैन होता है और उस लाइफ स्पैन के बाद जो सेल्स है वो डेथ हो जाती है सेल्स की। तो फेट ऑफ RBCs, फेट ऑफ RBCs कैसे होता है। RBCs जो ह्यूमन RBCs रहती है उसकी 120 डेज जो है लाइफ स्पैन होता है। जो रैबिट की RBCs रहती हैं उसका 70 डेज जो रहते हैं लाइफ स्पेन, और
जो फ्रॉग रहता है उसके आरबीसीज की 100 डेज जो है वो लाइफ स्पेन रहता है। तो क्या होता है कि जब आरबीसीज का फेट होता है, जब आरबीसीज वॉर्न आउट हो जाती हैं, ठीक है, उनका टाइम आ जाता है, पूरा हो जाता है कहें, तो क्या होता है कि आरबीसीज में से फैगोसाइटाइज्ड हो जाती हैं। स्प्लीन और लीवर में जो है ये स्प्लीन और लीवर में इसको फैगोसाइट करते हैं, इसको सेल्स जो है वो फैगोसाइटोस करती हैं। फैगोसाइटोस जो है एक मैकेनिज्म है सेल्स की कि वो दूसरी सेल्स को कैसे मारे। तो ब्लड में जो है इसको फैगोसाइट जो है मार देती हैं, किल कर देती हैं, और फिर बाकी जो पार्ट है उसका जो आगे कैटाबॉलिज्म जो है वो होती है लिवर में और स्प्लीन में, ठीक है, लिवर और स्प्लीन में जो है इसकी होती है। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हीम पार्ट जो रहता है हीमोग्लोबिन का वो लिवर में चला जाता है, यूज हो जाता है, और जो पिगमेंट होता है, ठीक है, देन ओके क्या होता है कि फर्दर हीम पार्ट में और ग्लोबिन पार्ट, ठीक है, और पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स रहते हैं आरबीसी के वो फॉर्म करते हैं बिलीरुबिन। बिलीरुबिन जो है ज़्यादा जो हो जाता है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन में, और कुछ बिलीरुबिन जो है वापस प्लाज्मा में चला जाता है, और ज़्यादा बिलीरुबिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है। एक्सेस जो हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है यूरिन के फॉर्म में, और प्लाज्मा में जब ये पिगमेंट जाता है तो प्लाज्मा को येलोइश पेंट येलो कलर जो है वो देता है। हीम पार्ट वापस जो है लिवर में चला जाता है, स्टोर हो जाता है, और वापस जो है वहाँ पे मेटाबॉलिज्म जो होती है, आरबीसी जो बनती हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन में वापस ये हीम पार्ट यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये आरबीसीज का फेट जो है वो लिवर और स्प्लीन में होता है, हीम पार्ट आयरन पार्ट जो लिवर में चला जाता है, पिगमेंट्स जो होता है वो बिलीरुबिन बनाता है जो कि एक्सक्रीट कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट प्लाज्मा में चला जाता है। यदि प्लाज्मा में बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाए तो वो स्किन को भी येलोइश कलर कॉज करता है, जिसे हम कहते हैं जॉन्डिस, जॉन्डिस या पीलिया, ठीक है, इसे कहा जाता है जॉन्डिस या पीलिया, ठीक है, येलोइश कलर ऑफ स्किन। सो ओके ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आरबीसीज में जो मैमल्स की आरबीसी रहती है उसमें और जो अदर वर्टिब्रेट्स की आरबीसी रहती है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। आरबीसी इन मैमल्स एंड आरबीसीज इन other vertebrates। तो सबसे पहला अंतर कि ये बाई कॉन्केव होती है, बाय कॉन्केव डिस्क शेप। ये जो है बाई कॉन्वैक्स होती है एंड ओवल शेप। अच्छा, जो लामा और एक कैमल, दो ऐसे जीव हैं, ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें जो कि मैमल्स हैं लेकिन उनकी आरबीसी ओवल शेप है, डिस्क शेप नहीं है। तो इट शुड बी रिमेम्बर्ड कि जो कैमल होता है उसमें और लामा में जो है आरबीसी ओवल शेप रहती है, ठीक है। नो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, bosomes, mitochondria, centrioles,
ठीक है, तो ये जो है नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, गोल्जी एपरेटस नहीं होता, राइबोसोम नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता और सेंट्रियोल्स नहीं होते और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वहाँ नहीं रहते और यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया होने के कारण जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, आरबीसी में, वो होता है एनएरोबिक, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होती, जबकि यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एरोबिक, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अब चूंकि ये एपरेटस नहीं होते, इसमें ये ऑर्गन्स नहीं होते, उसकी वजह से जो स्पेस होता है वो सेल का स्पेस जो है मच, और उसके कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज स्पेस और डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ठीक, ओके, अगला क्या है? शेप हो गया, उसका वर्क हो गया, एनोरेबिक हो गया, सेल स्पेस ज्यादा होने के कारण। ठीक है, अच्छा, इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है और डिस्क शेप होने के कारण ये ज्यादा स्क्वीज हो सकती है। ठीक है, कैन स्क्वीज, जबकि यहाँ पे क्या होता है, लेस इलास्टिसिटी होती है। किसकी वजह से? इसके शेप की वजह से, एंड कांट स्क्वीज। ठीक, ओके, अच्छा, ये है कि इसमें इतने ऑर्गन्स नहीं हैं, तो इसका जो काम है वो कम हो रहा है, और काम कम है तो इसका जो कंजम्पशन है वो भी कम है। ठीक है, लेस कंजम्पशन। ओके, ठीक है, लेस कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसको क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, ऑर्गन्स भी दूसरे नहीं हैं, इसलिए ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो मैमल्स की आरबीसीज में होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंसेस हैं आरबीसीज की, मैमल्स की आरबीसीज में, वर्टिब्रेट्स की। ठीक है, सबसे पहला तो शेप बाइकॉन्केव डिस्क शेप, बाइकॉन्केव डिस्क, यहाँ पे बाइकॉन्वेक्स ओवल, यहाँ पे कोई न्यूक्लियस नहीं, मतलब कि ई न्यूक्लिएटेड या डी न्यूक्लिएटेड, उसको हमने कह दिया ई न्यूक्लिएटेड या डी न्यूक्लिएटेड, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बाकी भी ऑर्गन्स प्रेजेंस है, इसलिए इसको कह दिया न्यूक्लिएटेड। ठीक है, अब क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है तो रेस्पिरेशन, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है तो रेस्पिरेशन एरोबिक। यहाँ पे सेल स्पेस, क्योंकि कोई ऑर्गन नहीं है सेल में, तो सेल का स्पेस बढ़ गया और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे कैसे बढ़ गई? क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस होगा उतना हीमोग्लोबिन वहां पे आ सकता है, जितना हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही ऑक्सीजन उससे बाइंड हो सकती है। जबकि अदर वर्टिब्रेट्स में ऑर्गेन्स होने के, ऑर्गेनल्स होने के कारण अदर ऑर्गेनल, ये जो स्पेस है वो कम हो जाता है और इसी कारण जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है वो ज्यादा है क्योंकि इसका शेप है बाइकॉन्केव। ठीक है, तो ये जो है इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा हो जाती है और ये स्क्वीज कर सकती है कैपिलरीज में।
जबकि यहाँ पे जो है इलास्टिसिटी कम होती है और ये स्क्वीज नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन जो होता है ऑक्सीजन का कम होता, क्योंकि एक तो इसमें बाकी ऑर्गेनल्स नहीं है तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज़्यादा है। और ये क्योंकि चूंकि खुद ऑक्सीजन नहीं कंजम्पशन करेगी तो ये बाकी जो है बाकी टिश्यूज और सेल्स में वो ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन आरबीसीज भी यूज कर रही है, इसलिए ऑक्सीजन का जो यूज है वो क्या हो गया, ब्रॉड हो गया और सेल्स को कम मिलेगा कंपैरेटिवली हियर। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन आरबीसीज मैमल्स की और आरबीसीज वर्टिब्रेट्स की। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज। तो डब्ल्यूबीसीज के क्या फीचर्स हैं, क्या टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, टिल देन बाय बाय।